ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन भार्गव इंडियन एकेडमी श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी जो रीट, पटवारी और कांस्टेबल की परीक्षा है उनके सिलेबस के बारे में, जिसके अंतर्गत मैंने आपको पहला टॉपिक बताया था भारतीय संविधान का निर्माण। अर्थात जो भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, उसका निर्माण, उसके निर्माण में क्या भूमिका रही थी, कौन सी गतिविधियों का सामना करना पड़ा था, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, भारतीय संविधान की अगर बात करते हैं तो स्टूडेंट्स के दिमाग में एक ही बात सामने आती है, किसी भी किताब में आप पढ़ लीजिए कि भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। लेकिन अपने आप में ये जो 3 साल, ये कहना सफिशिएंट नहीं होगा कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन इसमें हमारा संविधान बना। यदि हम बात करते हैं 1947 से पहले की, तो एक बहुत बड़ी भूमिका रही थी संविधान के निर्माण से पहले उसकी गतिविधियों में। अर्थात इसका प्रयास तो सन 1895 से ही हो चुका था, जब बाल गंगाधर तिलक ने अपना स्वराज्य विधेयक प्रस्तुत किया था। लेकिन कहीं भी संविधान की बात इस तरह नहीं आई थी, तो एक बहुत ही लंबे सफर का सामना करना पड़ा था भारतीय संविधान को। यदि हम बात करते हैं 1885 की बात करें तो एक पार्टी बनी थी आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को बंबई के अंदर, जिसमें पहला अधिवेशन इसका बंबई के अंतर्गत हुआ था। देखिए, 1857 की क्रांति जो थी, यह विद्रोह था जो ये असफल हो गया था, जैसा कि आपको पता है। उसके बाद इन्होंने प्रयास किया था कांग्रेस ने कि एक ऐसी संस्था बनाए हम जो हम चाहते हैं, हमारी जो बात है वो डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखी जाए। और ब्रिटिश गवर्नमेंट भी चाहती थी कि कोई ऐसी संस्था हो जो भारत में क्रांतियां होने से रोक लगाए। अर्थात यदि उनकी कोई भी समस्या है तो वो हमसे आकर बात करे। और कांग्रेस का निर्माण जब हुआ, क्योंकि ज्यादातर इसमें उदारवादी लोग थे, उदारवादियों की संस्था कहा गया था इसे, तो इसमें जितने भी उदारवादी लोग थे वो ये चाहते थे कि प्रति वर्ष हम एक अधिवेशन करेंगे और अपनी जो डिमांड है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखेंगे। और ब्रिटिश गवर्नमेंट तो चाहती ऐसा थी कि प्रति वर्ष आप एक अधिवेशन करिए, अपनी बात हमारे सामने लाइए और हम उसको जैसे तैसे हो सका नकार देंगे, मतलब उसको पूरी तरह से नहीं मानेंगे। इसीलिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो इस संस्था से खुश थी, उन्हें लगा था आगामी कोई भी क्रांति नहीं होगी। लेकिन जब तीसरा चरण आया था, क्रांति का तीसरा चरण, जिसके अंतर्गत महात्मा गांधी ने आंदोलन शुरू किए, दूसरी तरफ क्रांतिकारी जो युवा थे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने जो क्रांतिकारी आंदोलन किए, उससे ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो शासन था उस पर बहुत प्रभाव देखने को मिला। तो यदि हम बात करते हैं कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 1885 में, अगर बात करते हैं ये विचारधारा संविधान, इस विचारधारा की बात करते हैं संविधान की। संविधान शब्द अंग्रेजी का शब्द कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन शब्द अंग्रेजी शब्द है जिसकी उत्पत्ति लैटिन कॉन्स्टिट्यू से हुई है, जिसका अर्थ होता है विधि, विधि या कानून। अर्थात किसी देश को चलाए जाने वाला विधि या कानून ही क्या है? संविधान कहलाता है। और यदि हम बात करें इस संविधान निर्माण की विचारधारा की, तो आपको बता देता हूं, एक अप्रत्यक्ष झलक दिखाई दी थी 1895 में। बाल गंगाधर तिलक, जो कि आपको पता है कांग्रेस जो सदस्य होते हुए कांग्रेस के, इन्होंने एक अलग विचारधारा दी थी, वो विचारधारा थी स्वराज्य की। इन्होंने अपनी स्वराज्य धारा में कहीं ना कहीं आजादी की मांग की थी, कहीं ना कहीं स्वतंत्रता की मांग की थी। तो इनकी स्वराज्य विचारधारा, कहते हैं कि संविधान की पहली झलक इसे मानी जाता है कि संविधान की पहली झलक किसमें दिखाई देती है? बाल गंगाधर तिलक के स्वराज्य विधेयक में। अरे कहीं यह मत समझना कि इन्होंने संविधान बनाने की बात कही है। संविधान बनाने की बात कहीं नहीं कही कि मुझे भारतीय संविधान चाहिए। इनका अर्थ था स्वराज्य, कि भारत में पैदा होने वाला व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है, उसे क्या चाहिए? स्वराज्य। स्वराज्य मतलब हमारा राज। यदि हम बात करते हैं कि संविधान सभा का क्या प्रत्यक्ष विचार पहली बार सामने कब आया, तो पहली बार 1922 में
देश के अंदर चल रहा था असहयोग आंदोलन, जो कि भारत का प्रथम जन आंदोलन था, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। 1920 के अंदर चलाया गया था जन असहयोग आंदोलन, जो प्रथम भारतीय जन आंदोलन था। इस दौरान जब महात्मा गांधी से संविधान सभा अर्थात संविधान के बारे में डिस्कशन हुआ, तब उन्होंने बोला था कि भारतीयों का संविधान उनकी इच्छा अनुसार होगा। देखिए एज इट इज कोटेशन आती है परीक्षा में, भारतीयों का संविधान उनकी इच्छा अनुसार होगा। ये किसने कहा? महात्मा गांधी ने। कब कहा? 1922 में। तो कहते हैं कि पहली बार प्रत्यक्ष रूप से स्टेटमेंट किसने दी? वो कौन थे? महात्मा गांधी। इन्होंने 1922 में क्या बोला था? भारतीयों का संविधान उनकी इच्छा अनुसार होगा। अब संविधान के लिए कोई आजादी नहीं लड़ी थी इन्होंने उस समय। कहीं आप समझे कि असहयोग आंदोलन संविधान बनाने के लिए था? ऐसा कुछ नहीं था, संविधान बनाने के लिए वो नहीं था। केवल एक स्टेटमेंट दी थी कि यदि संविधान बने, उनका कहने का मतलब ये था कि अगर मान लो भारतीयों का संविधान है तो कांग्रेस जो चाहती है, भारतीय जो चाहते हैं, उस तरह का संविधान बनना चाहिए। ऐसा ना हो कि संविधान हमारा बनना है और जैसे वो हुआ था ना साइमन कमीशन में, सारे सदस्य अंग्रेज आ गए, तो उस प्रकार की कोई घटना ना हो कि अंग्रेज सारे सदस्य आ जाएं और जो ब्रिटिश सरकार है वो एक ऐसा संविधान पेश कर दे जो अंग्रेजी शर्तों पर हो। इसीलिए इन्होंने बोला था कि भारतीयों का संविधान उनकी इच्छा अनुसार होगा। देखो ये क्वेश्चन जो है 1928 वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ये कहता है कि एक भारतीय द्वारा पहला प्रयास कौन सा किया गया था संविधान बनाए जाने का? तो 1928 में एक समिति बनी थी, नेहरू समिति या नेहरू रिपोर्ट कह सकते हैं आपको। नेहरू रिपोर्ट या नेहरू समिति भी कहा जाता है, ध्यान रखना। इसको पेश किया था मोतीलाल नेहरू ने। हालांकि इसमें और भी सदस्य थे, सुभाष चंद्र बोस भी थे, तेज बहादुर सप्रू भी थे, जयकर भी थे, कुरैशी भी थे, और भी लोग थे इसके अंतर्गत, सुभाष चंद्र बोस भी थे। तो मोतीलाल नेहरू ने जो रिपोर्ट पेश की, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहते हैं, 1928 में, देखिए ये एक अहम प्रयास था। आपको बता देता हूं, संविधान बनाने की बात कही थी इन्होंने कि भारत जो है इसको एक डोमिनियन बनाएंगे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बोली दो महत्वपूर्ण बातें कि हम चाहते हैं कि एक तो भारत क्या बने? डोमिनियन बना दिया जाए आज की आज, अधिराज्य बना दिया जाए आज की आज। दूसरी बात इन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर क्या बात कही कि भारत में हमें सांप्रदायिक चुनाव नहीं चाहिए। बहुत ही अच्छी बातें। देखिए वो अंग्रेजों की कहानी सुनी होगी आपने, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। ये फूट डालो राज करो नीति बड़ी शानदार थी। इन्होंने क्या किया था कि सोचा कि हर वर्ग को है ना हम चुनावों में अलग प्रतिनिधित्व दे देंगे। अर्थात हिंदू तो अलग थे, उसमें मुस्लिम कैंडिडेट थे। 1909 की बात करें कि मुस्लिम कैंडिडेट है उनको मुस्लिम वोट देंगे। आगे चल के 1919 में क्या हुआ था? सिखों को दे दिया था, भारतीय ईसाइयों को दे दिया था, एंग्लो इंडियंस को दे दिया था, आगे चल के पारसियों को दे दिया। तो कहने का मतलब ये फूट डालो और राज करो की नीति थी। हर वर्ग अपने आप में खुद को समझने लगा कि भाई मैं संपूर्ण सर्वोच्च वर्ग हूं, कि भाई हमारे कैंडिडेट सिर्फ हम ही चुनेंगे। जबकि ये व्यवस्था यदि हम भारतीय चुनाव, जो वर्तमान चुनाव की बात करें, तो उसके लिए सही नहीं है। यदि आज आप देखते हैं भारतीय चुनाव में तो हमारे कोई सांप्रदायिक चुनाव नहीं होते। लेकिन यह बहुत ही अच्छी बात थी देखने के लिए कि इन्होंने अंग्रेज अपनी बात पर कायम रहे। किस प्रकार? इन्होंने यहाँ पर इस बात का जोर लगाया कि हमें सांप्रदायिक चुनाव नहीं चाहिए। कारण ये था कि 1909 के अंदर एक एक्ट आया था जिसे कहते हैं मार्ले मिंटो एक्ट, मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले जो थे भारत सचिव के पद पर थे और मिंटो भारत के वायसराय थे। 1909 में यह पद कहलाता था वायसराय का। उससे पहले गवर्नर जनरल होता था। 1858 से पद क्या हो गया था? वायसराय का। तो मिंटो भारत के वायसराय थे। इस 1909 के एक्ट के अंतर्गत मुसलमानों को अलग प्रतिनिधित्व दे दिया गया था। अर्थात वो कैंडिडेट अगर मुसलमान होगा तो चुनेंगे भी कौन? मुसलमान ही। ये सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भारत में किसको माना जाता है? वायसराय मिंटो को। तो जो ये 1909 के अंदर इन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचन शुरू किया था, नेहरू रिपोर्ट के अंदर नेहरू समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि हम नहीं चाहते कि आप इस प्रकार का माहौल बनाए, हमें देश में सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था नहीं चाहिए। दूसरी बात मैंने आपको बताई, ये कहता कि भारत को क्या बनाना है? अधिराज्य, डोमिनियन। अब देखो डोमिनियन क्या है? अब एक चीज है कि औपनिवेशिक होना। औपनिवेशिक होना मतलब किसी के अधीन होना। मतलब मैं बोलता हूं कि कोई भी फलाना द्वीप है वो मेरा उपनिवेश है, अर्थात वो मेरी जगह है, वहां पर मैं व्यापार करूंगा, वो मेरा उपनिवेश हो गया। दूसरी बात अधिराज्य है।
एक तो हो गया अधिराज्य और एक होता है, अपने बात करते हैं 47 स्वतंत्र भारत। तो आपको बता देता हूं भारत के स्वरूप। देखिए भारत के 3 स्वरूप रहे थे 1773 से लेकर 1947। ध्यान रखना 1773 यहां पर क्यों लगाया है मैंने, हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 ईस्वी में आ गई थी भारत में, लेकिन 1773 इसलिए लगाया क्योंकि उन्हें कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार की छूट मिली थी 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट से, जिसे कहते हैं विनियमन अधिनियम 1773। तब से लेकर 47 तक भारत ब्रिटेन का क्या रहा, उपनिवेश रहा। अर्थात मैंने बताया भारत के 3 रूप रहे, 1773 से 47 तक भारत क्या रहता है, उपनिवेश। 1947 आजाद जरूर हुआ भारत, लेकिन भारतीय संविधान अभी तक तैयार नहीं हुआ। अभी तक रूल बुक चल रही थी 1935 के अधिनियम वाली, भारत सरकार अधिनियम 1935 कह सकते हैं, या भारत शासन अधिनियम 1935। 1947 से 50 के बीच में ये 3 साल भारत रहा था अधिराज्य या डोमिनियन। और आप कहेंगे 26 जनवरी 1950 जो हमारा संविधान लागू हुआ, तब से आज तक भारत क्या है, संप्रभु है, सॉवरन है। संप्रभु एक ऐसी संस्था जो ना तो किसी का उपनिवेश हो ना किसी का डोमिनियन हो, अर्थात जिसकी सरकार जो है अपने आंतरिक और बाहरी जो उसके डिसीजन है उस पे वो निर्णय लेने के जो आंतरिक और बाहरी जो उसके जितने भी तरह के कार्य हैं उस पर वो डिसीजन मेकिंग रखती है, निर्णय लेने की क्षमता रखती है, तो वो देश क्या कहलाएगा, संप्रभु। तो संप्रभु एक राज्य या एक देश होता है। भारत के ये 3 चरण रहे थे, 1773 से 47 तक भारत क्या रहा था, उपनिवेश। 1947 से 50 तक भारत डोमिनियन, जो कि डिमांड की गई थी 1928 में। तो एक संविधान, कहते हैं कि एक संविधान बनाए जाने का प्रयास किया था इन्होंने, अर्थात भारतीय संविधान का एक डेमो रखा था कि हमें इस प्रकार का संविधान चाहिए जिसमें हमें देश क्या चाहिए, अधिराज्य डोमिनियन चाहिए। यहां पर तो देखो डोमिनियन की मांग की थी, आगे चल के मांग बदल जाएगी क्योंकि अंग्रेजों ने इसको अस्वीकार कर दिया था। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भारतीय द्वारा संविधान बनाए जाने का प्रथम प्रयास क्या किया गया था, नेहरू रिपोर्ट। तो आप याद रखेंगे कि एक ऐसी संस्था थी जिसने पहला प्रयास किया था संविधान बनाए जाने का, वो क्या थी, नेहरू रिपोर्ट। लेकिन यदि हम बात करते हैं आगे की कि औपचारिक रूप से, आपका क्वेश्चन आया हुआ है, ये औपचारिक रूप से संविधान को बनाने की बात किसने कही, तो देखिए एक व्यक्ति थे एम.एन. रॉय। घटना थी 1934 की। कम्युनिस्ट थे विचारधारा के, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो 1925 में बनी थी, उसके पहले अध्यक्ष भी कौन थे, एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय। अब देखो कम्युनिस्ट जो क्रांतिकारी विचारधारा के लोग होते हैं, इनकी विचारधारा अलग होती है। दूसरी तरफ आपको पता है महात्मा गांधी की जो विचारधारा थी वो आपको पता है सत्याग्रह पे थी, अहिंसा पर थी। तीसरी तरफ अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस जो है वो भी इसी विचारधारा का पालन कर रही थी कि हमें लड़ाई झगड़े से काम नहीं करना है। लेकिन अब ये क्रांतिकारी विचारधारा के व्यक्ति थे, कैसे मानता ये, अपना विचार दिए बिना तो मानना ही नहीं था। तो ये किसी के विचारों से सहमत नहीं हुए, ना तो महात्मा गांधी के, ना ही जवाहरलाल नेहरू के, ना ही कांग्रेस के। ये कहते कि मुझे किसी की विचारधारा समझ नहीं आती, आप लोग टोटली अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये बात क्यों कही उन्होंने, देखो मैंने अभी आपको बताया कि स्वराज विचारधारा कब दी गई, 1895 में। उसके लगभग 39 साल हो गए हैं और संविधान की कोई बात ही नहीं हो रही। अर्थात अब ध्यान से सुनना आप, अंग्रेज जो है उनको भारतीय क्या कहते हैं, हमें संविधान बनाना है, तो कहते बना लो। अब वो फिर दोबारा 2 साल बाद फिर उठ जाते कि हमें संविधान बनाना है, तो कहते बना लो, हमने कब रोका है, हम रोक कहां रहे हैं। देखो 1895 से आप शुरू हुए हो, सन कौन सा आ गया, 1934। तो मानवेंद्र नाथ रॉय जो थे उनकी मतलब उनका निराश होना भी जायज था कांग्रेस और महात्मा गांधी से कि आप लोग कुछ काम नहीं कर रहे हैं। किसी भी काम को करने के लिए एक तो चाहिए होता है प्रारूप और दूसरा निभानी पड़ती है औपचारिकता, और वो दोनों चीजें आप में नहीं है। ना तो आपके पास एक प्रारूप है लेखन का, भाई आपने 2 बातें बोल दी सिर्फ, एक भारत को डोमिनियन चाहिए, दूसरा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन नहीं चाहिए, और अंग्रेज कह देंगे ओके ओके हम साइन कर रहे हैं, आपने कह दिया हम मान लेते हैं। तो ऐसे काम नहीं होने वाला, उन्होंने क्लियर ये बात कही थी। वो विचारधारा मैंने बताया ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के पहले अध्यक्ष थे, तो विचारधारा वो कम्युनिस्ट वाली थी। अब क्या हुआ, प्रारूप की बात यह है कि अगर आप बात करते हैं कि जब आप पढ़ना शुरू करते हो तो भी आपको पहले एक प्रारूप बनाना पड़ता है। जब भी आप कोई भी कार्य करते हैं उसके लिए एक प्रारूप बनाना पड़ता है। दूसरा, किसी भी संगठन को चलाने के लिए औपचारिकता बहुत जरूरी है। अगर फॉर्मेलिटी नहीं होगी तो फिर वो क्या होगा,
वहां पर संस्था जो है वो काम ही नहीं करेगी। कई बार होता है आप बैंक जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपने वहां पर चेक दिया और वो घूमता रहता है चेक आगे आगे चल के 10 काउंटर पर होकर 11वें से आपको पैसे देते हैं। तो आप कहते हैं कि मैंने इधर से चेक दिया वो घूम कर आया, इससे अच्छा डायरेक्ट मैं कैशियर को चेक दे देता, यहाँ पर मेरे को डायरेक्ट पैसे मिल जाते। तो जरूरी नहीं है, हो सकता है आपके चेक में वो कोई गलती हो सकता है 10,000 की जगह 1 लाख लिखा हो। तो इस प्रकार औपचारिकता है, वहां पर औपचारिकता होनी जरूरी है। अब देखिए अगर बात करें प्रारूप की, तो महात्मा गांधी ने एक ऑफर दिया था एम एन रॉय को प्रारूप बनाने का। इनको प्रारूप बनाना आया नहीं अच्छे तरीके से, इसीलिए इनका प्रारूप अस्वीकार कर दिया। परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे आपको बता रहा हूं नॉलेज के लिए। हालांकि आपको क्वेश्चन में लिखना होगा कि संविधान सभा का जो पहला प्रारूप बनाया गया था भारतीय संविधान का, वो बी एन राव की देखरेख में बनाया गया था। ये बात आपको किताबों में नहीं मिलेगी, इसलिए मैं बता रहा हूं यहां पर, ठीक है। दूसरी बात करते हैं औपचारिकता की। ये बात कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस को समझ आ गई थी कि बात सही है, औपचारिकता होनी जरूरी है, और इस बात को स्वीकार किया 1935 में कांग्रेस ने। और आपको बता दूं एक महत्वपूर्ण अधिवेशन 1938 का, कौन सा अधिवेशन, हरिपुरा सेशन। हरिपुरा सेशन बहुत अच्छी बात थी, अध्यक्षता पहली बार कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। देखो क्रांतिकारियों के भी 3 चरण रहे हैं भारत में। यदि हम पहले की बात करें तो नरम दल गरम दल बना था, जिसमें लालपाल बाल जो थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, ये जो क्रांतिकारी थे गरम दल विचारधारा के थे। दूसरा आपको पता है दूसरे चरण में 1920 के बाद आए थे युवा क्रांतिकारी, जिन्होंने अनेक संस्थाएं बनाई थी, जैसे HRA बनाई थी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। फिर उसके बाद HSRA बनाई थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मिया एसोसिएशन, चंद्रशेखर आजाद द्वारा बनाई गई थी। तो ये जो क्रांतिकारी थे, युवा क्रांतिकारी थे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जो थे, ये राम प्रसाद बिस्मिल, ये सभी युवा क्रांतिकारी थे। तीसरे चरण में जो सुभाष चंद्र बोस थे, इनकी विचारधारा क्रांतिकारी थी, और सुभाष चंद्र बोस है, इनको सहयोग नहीं मिल पाया, इसलिए इन्होंने कांग्रेस से अलग होकर क्या किया था, आजाद हिंद फौज का गठन किया था और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो 1938 में बात करें अगर हम, सुभाष चंद्र बोस, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस। यहां पर जवाहरलाल नेहरू अर्थात कांग्रेस ने, जवाहरलाल नेहरू ने यहां पर डिमांड की थी किस चीज की, कि हमें जो संविधान सभा बनानी है, यहां पर देखो प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग उभर के आ चुकी है, और यहां पर इन्होंने बोला कि हमें जो संविधान सभा बनानी है वो कैसे होगी, वयस्क मताधिकार के आधार पर होगी। क्लियरली बोल दिया गया, एक संविधान सभा चाहिए, वयस्क मताधिकार के ऊपर चाहिए, ठीक है। उसमें वयस्क मताधिकार प्रत्यक्ष जो है चुनाव होने चाहिए, ठीक है। ये जो पहले का कुछ प्रारूप था संविधान सभा का, इसके बाद की भी कुछ घटनाएं मैं आपको बताता हूं। जैसे अब दोबारा बात करें, अगर पहली विचारधारा किसके सामने आई थी, बाल गंगाधर तिलक के स्वराज विधेयक में। उसके बाद पहली बार ये जो झलक थी अप्रत्यक्ष थी, आप कह सकते हैं संविधान की पहली या अप्रत्यक्ष झलक किसमें दिखाई देती है, तिलक के स्वराज विधेयक में। पहली बार प्रत्यक्ष रूप से किसने कहा, महात्मा गांधी ने, कि भारतीयों का संविधान उनकी इच्छा अनुसार होगा। किसी भारतीय द्वारा संविधान बनाने का पहला प्रयास क्या था, नेहरू रिपोर्ट, जो किसने पेश की थी, मोतीलाल नेहरू ने। और उसके बाद कम्युनिस्ट आए थे, मैंने बताया एम एन रॉय, उन्होंने कहा था कि 2 चीजें चाहिए, एक प्रारूप और एक औपचारिकता। तो अगर आपका प्रश्न आ जाए औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन की बात किसने कही, आप उत्तर भर देंगे एम एन रॉय। और आधुनिक युग में पहली शुरुआत इन्होंने की थी कि औपचारिकता रूप से इन्होंने बोला कि एक संविधान सभा होनी चाहिए और उसके अंदर आपको एक प्रारूप बनाना चाहिए। और उसके बाद मैंने बताया 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा सेशन होता है, हरिपुरा अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, सुभाष चंद्र बोस। यहां पर इन्होंने, जवाहरलाल नेहरू ने डिमांड रखी थी कि हमें जो संविधान सभा के लिए चुनाव चाहिए वो वयस्क मताधिकार के आधार पे होने चाहिए। अब देखो इतनी क्रांतिकारी घटनाएं हो गई, इसके बाद आपको बताता हूं अगला चरण क्या रहा था। जैसे ही नेहरू ने डिमांड की वयस्क मताधिकार की, उसी के साथ देखिए क्या होता है, 1940 अगस्त 1940, जिसे कहते हैं अगस्त प्रस्ताव। इस समय भारत के वायसराय थे लिनलिथगो, काफी लंबी अवधि के लिए आए थे वायसराय लिनलिथगो, और शायद सर्वाधिक अवधि के लिए वायसराय लिनलिथगो ही थे भारत के। तो लिनलिथगो के कार्यकाल में क्या हुआ कि इस प्रस्ताव को इन्होंने मान लिया, कि अगस्त प्रस्ताव में इन्होंने मोहलत दे दी, आपकी जो सारी बातें संविधान सभा की, वयस्क मताधिकार, हम इन बातों को मानते हैं, परंतु 2 बातें, यहां पर 2 घटनाएं चल रही थी। पहली बात तो इन्होंने कहा कि
आपको पता होना चाहिए 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था। इसीलिए इन्होंने बोला था कि जो हम काम करेंगे ना आपका संविधान बनाने का, वो युद्ध की घोषणा, जब युद्ध समाप्ति हो जाएगी उसके बाद भारत को आप कहते हैं तो डोमिनियन बना दिया जाएगा। जो भी आपकी बातें हैं वो हम उनको बातों को मांग लेंगे। लेकिन इस प्रस्ताव को असफल कर दिया क्योंकि इसने बात युद्ध की समाप्ति के बाद कही थी। तब तक ना मुस्लिम लीग वेट करने वाला था, ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग के दिमाग में एक नई विचारधारा आई गई थी कि गोलमेज सम्मेलन के समय आपको पता है पाकिस्तान एक शब्द उठ गया था। बताते हैं रहमत अली ने इस शब्द को उठाया था। तो पाकिस्तान शब्द, पाकिस्तान निर्माण की मांग धीरे धीरे बढ़ रही थी कि हमें पाकिस्तान अलग जो राष्ट्र चाहिए। तो इसीलिए ना मुस्लिम लीग इस प्रस्ताव को मानने वाली थी, दूसरी तरफ ना कांग्रेस ने माना, इसीलिए ये क्या हो गया, अस्वीकार। दूसरी बात हम बात करें, अब भारत में शुरू हो गया भारत छोड़ो आंदोलन। अगर बात करें तो 1942 के अंदर दो घटनाएं घटी, एक क्रिप्स मिशन, दूसरा भारत छोड़ो आंदोलन। तो आपके 30 मार्च 1942 को भारत में आता है स्टैफर्ड क्रिप्स। किसकी अध्यक्षता में? स्टैफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन भारत आया। सेम बात रिपीट की गई। नंबर एक बात, हम भारत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत को क्या बना देंगे, डोमिनियन, अर्थात भारत को अधिराज्य बना देंगे। अब देखो भारतीयों ने है ना 1930 में कसम खा ली थी। 1930 का अधिवेशन हुआ था लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। उन्होंने तभी कसम खा ली थी हम कि 1928 तक हमारी मांग थी, नेहरू रिपोर्ट तक, कि हम क्या बनाएंगे, भारत को डोमिनियन। लेकिन 1930 में इन्होंने बोल दिया था कि आज से हम पूर्ण स्वतंत्र घोषित करते हैं। जैसे कहते हैं पूर्ण स्वतंत्रता दिवस, अर्थात 26 जनवरी 1930 को हमने पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था। तो उस दिन से लेकर हमने ये मान लिया था कि आज से हम पूर्ण स्वतंत्र है, अब तो हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए। अब ये डोमिनियन वाला जो सिस्टम है ना, ये नौटंकी हमें नहीं देखनी भारत के अंदर। तो क्लियरली क्रिप्स मिशन के अंदर जो डोमिनियन वाली बात थी वो तो अस्वीकार हो ही गई। उसके बाद भी कुछ ऐसी शर्तें थी जिसमें इन्होंने कहा कि जो शक्तियां हैं, संविधान निर्माण जरूर होएगा, शक्तियां गवर्नर जनरल के पास रहेगी, और दो अधिराज्य की तो कोई बात हुई नहीं थी। पाकिस्तान की अगर देखो, जो भी चीज पाकिस्तान की मांग को ठुकरा रही थी, मुस्लिम लीग उसका बहिष्कार कर रहा था। ये तो बात तय थी, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए था, एक अलग राष्ट्र चाहिए था। ना क्रिप्स मिशन ना माना और ना कैबिनेट मिशन माना, किसी भी आयोग ने इस बात को स्वीकार नहीं किया था। तो यह स्वाभाविक है कि क्रिप्स मिशन जो था इसको मुस्लिम लीग ने क्या किया, अस्वीकार। और क्योंकि भारतीय भी इससे संतुष्ट नहीं हुए, इसीलिए भारतीयों ने भी क्या किया, इसको अस्वीकार कर दिया। तो आपका जो अगस्त प्रस्ताव असफल हो गया और क्रिप्स मिशन भी असफल हो गया। अब उसके बाद भारत में एक तरफ भारत छोड़ो आंदोलन चल गया, जो आपको पता होगा बिना नेतृत्व के चला था, क्योंकि उसमें लगभग सारे बड़े नेता तो जेल के अंतर्गत थे। जिसमें आपको पता होगा गांधी जी जो थे, वहां सर आगा खां पैलेस में उनको रखा गया था बंदी बना के, वहीं पर कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद आपको पता होगा द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नागासाकी, हालांकि टारगेट तो कोई और शहर किया गया था, परंतु हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिए थे, और वहां पर उसके बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर लिया। और उसके बाद आपको पता है 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ बनता है। 24 अक्टूबर 1945 के बाद इंग्लैंड के अंदर एक घटना घटती है कि इंग्लैंड में आम चुनाव हो जाते हैं। ये आम चुनाव भी खतरनाक चीज होती है, तख्ते पलट देते हैं, सरकारें पलट देते हैं। ऐसे दृश्य आपको पता है भारत में भी देखने को मिलते हैं। आए दिन कोई ना कोई विधानसभा में ऐसा दृश्य कोई ना कोई मिल ही जाता है। तो आम चुनाव में भी कुछ ऐसा ही हुआ कि प्रधानमंत्री चर्चिल थे, उनकी जगह एटली प्रधानमंत्री बनते हैं। और एटली प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने भारत के अंदर देखा कि सर पैथिक लॉरेंस को बोला कि आप जाके जायजा लेकर आओ। और पैथिक लॉरेंस ने जो जायजा लिया, उन्होंने बताया कि आंदोलन जो है वो चरम सीमा पर है, भारत छोड़ो आंदोलन चरम सीमा पर है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी पूरा जो प्रदर्शन कर रही है, इधर मुस्लिम लीग भी पूरा प्रदर्शन कर रही है। तो आपको बता देता हूं 24 मार्च 1946 को भारत में आता है कैबिनेट मिशन। देखिए कैबिनेट मिशन जब भारत आया, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की थी पैथिक लॉरेंस ने। ये भाई एक चीज ध्यान रखना स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में कि पैट्रिक लॉरेंस और पैथिक लॉरेंस ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं। गलती आपकी भी नहीं है, क्योंकि किताबों ने पैट्रिक लॉरेंस लिख दिया। टै और थै में बहुत फर्क होता है, देखा जाए तो पैट्रिक लॉरेंस और पैथिक लॉरेंस में बहुत फर्क होता है। क्योंकि पैट्रिक लॉरेंस अगर बात करें तो 1857 की क्रांति में जो राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल वो था पैट्रिक लॉरेंस। यदि कुछ स्टूडेंट ये सोच लेते हैं कि ये वही पैट्रिक लॉरेंस है जो यहां पर दिखाया गया पैथिक लॉरेंस, तो मान के चलिए अगर क्रांति में
वो 30 साल का था, तो ये तो 90 साल बाद की घटना है यदि हम बात करें तो वो 120 साल का थोड़े ना हो गया लगभग। तो इसीलिए आपको बता देता हूँ, इनकी उपाधियां कुछ इस तरह की होती थी। लॉरेंस, जैसे कि कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि जनरल डायर जो था जलियांवाला बाग वाला, उधम सिंह ने उसको मारा था, जबकि ऐसा नहीं है कि जनरल डायर अलग था और माइकल और डायर अलग था। वो डायर उनकी वो उपाधियां थी, एक लॉरेंस लगाता था और एक माइकल लगाता था। तो ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कुछ चीजें कि वो डायर भी दोनों अलग थे। उसी प्रकार पैट्रिक लॉरेंस और पैथिक लॉरेंस भी कौन थे, अलग थे। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कैबिनेट मिशन का अध्यक्षता किसने की, पैथिक लॉरेंस ने। दूसरा इसका सदस्य था A.V. अलेक्जेंडर और तीसरा सदस्य था स्टैफर्ड क्रिप्स, जो कि इस टाइम व्यापार मंडल का अध्यक्ष था। ठीक है, तो पैथिक लॉरेंस जो भारत सचिव के रूप में आए थे, एवी अलेक्जेंडर जो थे नौवहन अध्यक्ष के रूप में, और स्टैफर्ड क्रिप्स जो कि क्या थे, व्यापार मंडल के अध्यक्ष। देखो ये क्रिप्स मिशन वाला ही जो है ना, क्रिप्स मिशन, स्टैफर्ड क्रिप्स, यही दोबारा आया था। तो आपको दो बातें ध्यान रखनी होगी कि जो क्रिप्स मिशन आया था ये एक सदस्य ही था, अर्थात एक ही अध्यक्ष था। कौन था, स्टैफर्ड क्रिप्स। और कैबिनेट मिशन कितने सदस्यीय था, 3 सदस्यीय। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें आपका प्रश्न आ सकता है, बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है कि इनमें से कैबिनेट मिशन में शामिल कौन नहीं था। अब देखो कैबिनेट मिशन यहां पर आया, एक बात आपको क्लियर कर देता हूं कि भारत और पाकिस्तान की जो यहां विभाजन की बात कैबिनेट मिशन ने नहीं की। कैबिनेट मिशन यहां कोई बंटवारा करने नहीं आया था, वो केवल भारतीयों को संविधान देने आया था। और मैंने बताया आपको कि जैसा कि जो भी चीज अलग राष्ट्र की मांग नहीं कर रही थी, मुस्लिम लीग ने उसका बहिष्कार करना ही था, क्योंकि मुस्लिम लीग के दिमाग में आ गया कि संविधान तो भारतीयों का बन रहा है, भाई हमारा थोड़ा ना बन रहा है, हमने तो एक अलग राष्ट्र की मांग की है। तो आपको बता देता हूं क्लियरली कि भारत विभाजन की बात को कैबिनेट मिशन ने क्या कर दिया था, अस्वीकार किया था। ये तो नोट करके लिख लेना अपनी नोटबुक में कि भारतीयों की जो ये जो मांग थी, यहाँ पर मुस्लिम लीग की जो मांग थी अलग पाकिस्तान निर्माण की, इसको अस्वीकार किसने किया था, कैबिनेट मिशन ने। इसने सिर्फ ये बोला था कि आपको क्या चाहिए भारतीयों को, ये कहते जी बहुत टाइम से मांग रहे हैं, संविधान चाहिए, संविधान बनाना है। उसके लिए क्या चाहिए, संविधान सभा चाहिए। संविधान सभा के लिए क्या चाहिए, लोग चाहिए, चुनाव करवाना है, चुनाव चाहिए। चुनाव किस तरह कराना चाहते हैं, चुनाव करवाना चाहते हैं जी प्रत्यक्ष। ये देखो किसके द्वारा, वयस्क मताधिकार द्वारा। सारी बातें मान ली गई, परंतु कहते चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होगा। चुनाव कैसे होगा, अप्रत्यक्ष। युद्ध समाप्त हो चुका था, क्लीमेंट एटली अपना नंबर बनाना चाहते थे, पता था आजादी तो लेकर रहेंगे ये, मतलब जो चरम सीमा पर है, तो क्यों ना अपने नंबर बना लें। हमारे द्वारा भेजा गया आयोग, उसने आपकी सारी बातें मान ली है, आप जो चाहते हैं वो हो जाएगा, परंतु जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष होगा। उसमें जो आपके ब्रिटिश भारत प्रांत, ऐसे प्रांत जो किसके अंडर थे, ब्रिटिश सरकार के, ब्रिटिश भारत प्रांत भी शामिल होंगे, देशी रियासतें भी शामिल होगी। अर्थात जो भारतीय संविधान सभा थी, कहते हैं कि स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ये निर्वाचित थे या मनोनीत थी, आंशिक निर्वाचित और आंशिक मनोनीत, अर्थात दोनों बातें हैं। क्योंकि जो ब्रिटिश भारत प्रांत थे उनमें निर्वाचित किए गए थे सदस्य, और जो देशी रियासतें थी उनके रियासतों के जो मुख्य थे, हेड जो थे उनके, जो मुखिया थे, उन मुखिया को सदस्य मनोनीत करना था। इसीलिए आपकी जो संविधान सभा थी वो निर्वाचित प्लस क्या थी, मनोनीत थी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो भारतीय संविधान सभा को फाइनली मंजूरी देने वाला कौन था, कैबिनेट मिशन। यह आपका प्रश्न आ सकता है कि भारतीय संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था, कैबिनेट मिशन योजना, जिसने क्या, अप्रत्यक्ष चुनाव की मंजूरी दी थी और बोला था भारतीयों को कि 10 लाख, लगभग मोटे तौर पे 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। तो इस प्रकार जो भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था, उससे पहले की ये कुछ घटनाएं रही थी जो मैंने आपको संविधान सभा निर्माण चैप्टर 1 में आपको बता दी है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले चैप्टर की, तो नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। तो ये जो जितनी भी बातें बताई है ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप आगामी जो अगला चैप्टर होगा, अगली क्लास के लिए आप इंडियन एकेडमी के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हैं इसका लाभ उठा पाए। उम्मीद करता हूं मैं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी आपको समझ आई होगी। देखिए इंडियन एकेडमी द्वारा एक इंडियन लर्निंग ऐप भी बनाया गया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में वो लिंक में दिया गया है, नहीं तो आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप इंडियन एकेडमी के टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो इंडियन लर्निंग ऐप जरूर डाउनलोड करें। ठीक है स्टूडेंट्स,
आज के लिए इतना ही। अगला चैप्टर में हम संविधान का निर्माण पूरी तरह से पढ़ेंगे कि किस प्रकार संविधान निर्माण में क्या घटनाएं हुई थी, किस प्रकार रियासतों का एकीकरण हुआ था, अर्थात सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कैसे रियासतों के एकीकरण में अपनी भूमिका निभाई थी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।